राधे राधे, शुभ प्रभात, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। उनका फुल फॉर्म देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि आखिर हम वो किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, और वो ये भी समझेंगे कि वो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसके लॉन्ग फॉर्म भी वो दे देगा, बट उसमें कोई भी एक वर्ड को क्या करेगा, चेंज कर देगा। सपोज अगर आप कहीं SIR का ही ले लेते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो अब रिवीजन में ही वो खेल खेलेगा। रिवीजन को कहीं रिलायबल बना देगा, कहीं रिलायंस बना देगा, कुछ भी वो लिख सकता है ना। तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका एक्चुअल फुल फॉर्म है क्या, मतलब एग्जैक्ट नॉलेज। तो आज हम यहीं पे देखेंगे अपनी एग्जैक्ट नॉलेज और उनका कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे, ओके, कि आखिर ये फुल फॉर्म के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्लेटफॉर्म से, जो कि है आपका ESTIC, जो कि अगर हमारे जो कल लोग वीडियो देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि ESTIC है क्या। इट्स इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कांग्रेस, जो हम लोग अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में पढ़े थे, जिनका उद्घाटन 3 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और इस इनोवेशन के तहत इस जो हमारी जो ये कमिटी फॉर्म की गई है, इसके तहत 1 लाख करोड़ अलॉट किया गया है NRF को। NRF क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि वो फाउंडेशन जो कि हमारे रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, उन्हें फंड करते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। न्यू एनुअल साइंस मीट रिप्लेसिंग द इंडियन साइंस कांग्रेस। इससे पहले इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से जानते थे, एंड नाउ द न्यू नेम इज ESTIC। सपोज अगर आपके UPSC में GS के पेपर में भी, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS 3rd का पार्ट होता है, वहाँ पे भी अगर आपको पूछता है कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ये एक एग्जाम्पल वहाँ पे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके बारे में भी आपको बता दिया। सेंट्रल बॉडी टू प्रमोट R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, एस्टेब्लिश अंडर NRF एक्ट 2023। ओके, नाउ PMFBI, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है ये? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च इन 2016 टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप लॉस। कल ही हमने डिस्कस किया था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 to 5 रुपीज़ की जो मुहैया है, जो लागत है, वो मुहैया कराई है हमारे किसानों को, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप लॉस। नाउ नेक्स्ट, AICIL, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ India Limited, the public sector company implementing PMFBI and other agricultural insurance schemes। तो ये जो आपका कंपनी है, ये क्या करती है? आपका ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि PMFBI को इम्प्लीमेंट करेगी और अदर जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स है उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल है। नाउ ECI में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खूब चर्चाएं, खूब बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेप्स ही ऐसे लिए हैं SIR का लॉन्च करना, जिसमें कि वो पूरे देश भर में एक ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें कि दे विल रिमूव द डुप्लीकेट वोटर्स, एड न्यू वोटर्स। जो 18 साल से ऊपर हो गए, जिन्होंने अपना नाम नहीं दर्ज करवाया है, उनको भी इस ड्राइव के तहत उसमें कराया जाएगा। कई जगह पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, जैसे कि बंगाल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, बट इट्स अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। लेट कंसंट्रेट ऑन आवर मोटिव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। Now, Election Commission of India, the constitutional body under Article 324। अगेन एक स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया। आर्टिकल 324 याद रखिएगा आप, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके अंदर आती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट मुझे इलेक्शन सुनकर के याद आ रहा है कि आखिर इलेक्शंस, ये जो आप इलेक्शंस का ये पांच पूरा फंक्शंस देखते हैं कि मतलब बूथ्स अलॉट होते हैं, वहाँ पे जाकर के लोग अपना वोट देते हैं, एक कड़ी पहरेदारी होती है ना,
इलेक्शन के 2-3 दिन पहले या फिर वोट के 2-3 दिन पहले क्या करते हैं, पूरी तरीके से रैलियों को बंद कर दिया जाता है, मतलब वोटिंग टाइम पे पूरी तरह रैलियों को बंद कर दिया। किसकी देन है? टीएन शेषन, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिन्होंने इंडिया के वोटिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि इथिक्स की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे इसका एग्जाम्पल रखा जाता है एक ईमानदार, सच्चे और अपने डिसीजन पे कर्मनिष्ठ रहने वाले ऑफिसर्स के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सब लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी अभी मैं बात करी थी। पीरियोडिक रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल प्रोज टू अपडेट वोटर डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, आर यू क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा यूटी, यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके क्या होते हैं? सीएम नहीं होते, गवर्नर होते हैं, और ये डायरेक्टली आपके कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। ओके, नाउ SC, हाई कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट। अगर हम स्टेट में देखेंगे तो वो होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, सिविल कोड होता है। और अगर पूरे भारत देश में होंगे तो हमारा एक ही न्यायालय है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले अकबर, जैसे मिडिवल काल में अपने अकबर को सुना होगा, जिले इलाही बोलते हैं, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को मिला के जिले इलाही ही है। क्योंकि जहाँ पे आपको कहीं न्याय नहीं मिला है, वहाँ पे आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं जब, तो ये माना जाता है कि हाँ, वहाँ पे आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, बिकॉज दे आर हाईली क्वालिफाइड जज। उनको खुद प्रेसिडेंट अलॉट करते हैं, और वहाँ तक अपने आप को पहुँचाना कोई मामूली बात नहीं होती। Now BCI, Bar Council of India, a statutory body regulating legal education and practice in India under the Advocates Act 1961. Now SC, Supreme Court, apex judicial body of India under Article 124 of the Constitution. ये आर्टिकल्स आप याद रखते जाइएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बायलेटरल टैक्स ट्रीटी टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम इन बोथ द कंट्रीज। ये बेसिकली जो साथ में कंट्रीज आपका ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए होती है TTAA। GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, आप गल्फ से समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनकी बात की जा रही है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं? ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया आ सकता है, सीरिया आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 6 गल्फ कंट्रीज, दैट इज बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। ये आप याद रखिएगा। नाउ मिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड काउंसलर बॉडीज। जितने सर्विसेज, जितने भी लोग अभी CHSL और CGL का पेपर देने वाले होंगे, उन्हें ये पता होगा कि MEA क्या है। बहुत से लोगों का तो सपना होता है इस मिनिस्ट्री में जाकर के काम करने का, बिकॉज बहुत ही डायनेमिक मिनिस्ट्री है। आप डायरेक्ट इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका पाते हो। नाउ मैडेट, कंसुलर सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस अब्रॉड, मतलब स्टूडेंट्स इंडियंस जो भी अब्रॉड में उनके लिए। नाउ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मेन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया, एम्पावरिंग द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी कितने सारे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में पकड़ा गया है। कई बार केजरीवाल को भी इसी के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के ही तहत इतने दिनों तक जेल पे रखा गया था। आपको याद होगी वो न्यूज़, जहाँ पे पूरे देश में, वहाँ पे तो मेन दिल्ली में भी इसकी बहुत ज़्यादा खिलाफत हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा PM जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है, ऐसा CM जो कि जनता का पैसा लूट रहा है, उसे CM के पद पे बैठने का कोई हक नहीं है। बहुत जल्द शायद ये बिल भी अभी BJP ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो PM या CM 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह ले, उनको उनके पद से निरस्त कर दिया जाए। आप सबका क्या है इस सब के बारे में कहना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कौन नहीं जानता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज लाइक PMLA एंड FEMA।
ओके, यही ईडी होती है जो जाकर के पकड़ती है लोगों को कि हाँ भाई तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, चलो बताओ हम लोगों को कि कहाँ से कितना पैसा लूटा है, कौन कौन इसमें शामिल था, क्योंकि उनका ही काम है ना ये सब रेगुलेट करना। नाउ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स करेंसी, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। उद्गम, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये हमने कल के न्यूज में भी पढ़ा था आपका। आरबीआई पोर्टल फॉर सर्चिंग एंड क्लेमिंग अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। आई होप क्लियर है, बहुत ईजी लैंग्वेज में इसीलिए आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। बीएस नॉर्म्स, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो बीएस नॉर्म्स है ना, ये हमने कल के न्यूज़ में भी पढ़ा था जब हमने बात किया था कि दिल्ली में कौन कौन से व्हीकल्स को बैन करके रखा गया है। जैसे क्रैकर्स तो बैन है ही वहाँ पे, अभी व्हीकल्स को भी बैन करके रखा है जो कि इनके तहत आते हैं, है ना, इन स्टैंडर्ड्स के तहत आते हैं। BS-44 व्हीकल का भी आपने देखा होगा। नाउ नेक्स्ट, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर टू combat air pollution in the National Capital Region NCR. Now CAQM, Commission of Air Quality Management, is statutory body established in 2021 to monitor and manage air quality in NCR. इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का इनको ऑर्डर भी आ गया कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं टू कंट्रोल द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR, है ना, दिल्ली NCR के आपको बताना पड़ेगा। नाउ CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने भी नेशनल पोल्यूशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये आपकी मेन मिनिस्ट्री है जो कि मेन पोल्यूशन वगैरह को मॉनिटर करती है। नाउ FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। अच्छा, हमने ये क्यों पढ़ रहे हैं FRA, हमने कल नाइकोबार ग्रेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तो कहीं ना कहीं इसका उसमें रिलेशन था, इसलिए मैंने ये ढूंढ के लाया है आपके लिए। रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, composite measures of poverty including health, education and living standards. BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये क्यों यहाँ पे आया इसका फुल फॉर्म, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि केरला ने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट घोषित कर दिया है। नाउ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, गवर्निंग बॉडी ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मैनेजेस नेशनल टीम्स एंड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। तो यहाँ पे क्या है आपका, इनकी बात BCCI की बात क्यों आ गई, क्योंकि अभी अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, अपना पहला वर्ल्ड कप, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हैंडल्स इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर NFSL, नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रीमियर फॉरेंसिक लैब रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन इन कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस। फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपने किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग लिखे तो उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स को चेक करना, ये सब इनका ही NFSL का काम होता है। UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन पर्सनल लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स, रिप्लेसिंग रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ। ये जो UCC है, ये जब लागू किया गया था तो यही सोच के लागू किया गया था कि हम पर्सनल लॉ जो है इनको पूरी सबके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि रिलीजन लॉ को। जैसे ये पर्सनल लॉ वर्सेस रिलीजन लॉ का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सेक्युलर लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमने शाहबानो के केस में बहुत ज़्यादा देखा था। जो फाइनल SC की जो हियरिंग थी, जो उनका फाइनल डिसीजन था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि जब जब पर्सनल लॉस का मतलब जब जब सेक्युलर लॉस का हुआ, जब भी किसी महिला के, क्योंकि वहाँ पे उनके ज़िंदगी पे बात आ गई थी, तो उन्होंने बोला था कि जब जब किसी इंसान की ज़िंदगी पे बात आ जाएगी तो वहाँ पे पर्सनल लॉ मैटर नहीं करेंगे, वहाँ सेकुलर लॉज होंगे। इसलिए उसके तहत ही सारी मुस्लिम वुमेंस को भी इंडियन वुमेंस की तरह ट्रीट करने का वादा किया गया है, ताकि और वहाँ पे जो उनको क्या बोलते हैं, एलिमनी जिसे बोल देते हैं, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वुमेन, मैरिड वुमेन, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड वुमेन्स, वो किया गया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। 15 मिनट का लगभग ये वीडियो बना होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने कोशिश की है इसको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने की आपको अच्छा लगा होगा।
और इसी तरह बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम रेगुलर ही काम करने वाले हैं इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा, इसलिए मैंने कोई वीडियोस भी अटैच नहीं किए हैं, सो दैट आपका जो माइंड है पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। इस तरह अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।